अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम अपनी इस वीडियो में जो चैप्टर 3 हम पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने उस चैप्टर के अंदर कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक। अब आज हम जो है वो पेज नंबर है आपके पास 40 बुक का। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कंपैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी हुई हैं, यानी कि आपको जो 5 किंगडम है उनकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कंपेयर करके दी हुई हैं इस टेबल के अंदर, जिसमें आपके पास सेल टाइप है कैरेक्टर, सेल वॉल है कैरेक्टर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कैरेक्टर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो किंगडम मोनेरा का हमने बात की थी, प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? पॉलीसेक्राइड से बनी हुई होती है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? इसमें एब्सेंट होती है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल टाइप है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी? एब्सेंट होगी। सेलुलर बॉडीज़ जो होंगी वो कैसी होंगी? वो सेल वॉल के बगैर होंगी, सही है। यानी कि जो भी हमारे पास ऑर्गेनल होंगे सेल के, वो सेल डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होंगे, सेल वॉल उनकी अपनी नहीं होगी। इसी तरह से मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा इनका ऑटोट्रॉफिक, कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक या हीटोट्रॉफिक। मतलब क्या इस बात का कि दे कैन प्रोड्यूस देयर फूड बाय देमसेल्व्स एज वेल जो है हीटोट्रॉफिक भी हो सकता है, कि यानी कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी अपना फूड ले सकते हैं। तो इनके अंदर जो है वो मल्टी टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। इसके अलावा प्रोटिस्टा था दूसरा किंगडम, उसमें उसकी सेल टाइप यूकैरियोटिक होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी। इसी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो सेलुलर ऑर्गेनल्स होंगे वो सेल वॉल हैविंग होंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो वो ऑटोट्रॉफिक होगा और हीटोट्रॉफिक भी हो सकता है कुछ में। इस तरह से फिर हम बात करते हैं किंगडम फंगाई की। इसमें हमारे पास जो है वो यूकैरियोटिक सेल टाइप होगी, सेल वॉल भी मौजूद है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मौजूद है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर होगी, ठीक है। यानी कि इनकी जो भी बॉडी टाइप होगी उसमें मल्टीपल सेल्स होंगे। इसी तरह से मॉडर्न न्यूट्रिशन इनका हीटोट्रॉफिक होगा। इसके बाद किंगडम प्लांटी की बात करते हैं, तो इनकी सेल टाइप भी यूकैरियोटिक होगी, इनके अंदर भी सेल वॉल मौजूद होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, टिश्यू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगी, यानी कि बहुत सारे सेल्स में मिलेंगे और वो बाद में टिश्यूज़ बनाएंगे, देन उनसे बॉडी फॉर्मेशन होगी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका ऑटोट्रॉफिक होगा। इसके बाद किंगडम एनिमेलिया की बात करते हैं, तो इनमें यूकैरियोटिक होगी, सेल वॉल भी एब्सेंट होगी, सही है। इसके साथ साथ जो है वो इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनकी जो होगी वो टिश्यू बेस्ड होगी, यानी कि बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगी और मल्टीपल सेल्स होंगे, बिलियन ऑफ सेल्स होंगे। मॉडर्न न्यूट्रिशन इनका हीटोट्रॉफिक होगा। तो यहाँ तक हमने जल्दी जल्दी से सब कुछ कर लिया है सम अप। अब हमारी किंगडम क्लासिफिकेशन हो गई है कवर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। तो वायरस क्या है? तो हमने अभी तक जितनी भी बात की ऑर्गेनिज्म की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर, तो उसमें हमने कहीं पे भी वायरस का जिक्र नहीं किया। वी डिडंट टॉक अबाउट वायरस। वाई वी डिडंट टॉक अबाउट वायरस? क्योंकि वायरस जो है वो ए सेलुलर होता है। व्हाट इज़ मीन बाय दैट कि वायरस ए सेलुलर होता है? यानी कि वायरस जो है ना ही वो एक कंप्लीट फॉर्म ऑफ सेल में होता है और ना ही हम उसको नॉन लिविंग कंसीडर कर सकते हैं। तो जो वायरस होता है वो हमारे पास बॉर्डर लाइन होता है, मतलब लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग भी होता है। तो ये आपको अगर किसी होस्ट बॉडी में मिलेगा, यानी किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होगा, तो ये लिविंग कैरेक्टर शो करेगा अपने, अगर बॉडी से बाहर होगा तो नॉन लिविंग कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि वायरस इज़ अ नॉन सेलुलर, यानी कि इसमें कोई सेल नहीं होगा, कंप्लीट ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट का मतलब होता है टोटली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट बॉडी, और एंडोपैरासाइट का मतलब होता है लिव इनसाइड द होस्ट सेल, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसके बॉडी के अंदर सर्वाइव करेगा, उसके सेल के इनसाइड सर्वाइव करेगा। इसके पास कोई भी जो है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, यानी कि कोई बॉडी टाइप नहीं होगी, कोई सेल्स जो होंगे वो फर्दर, यानी कि सेल्स आगे जाके फर्दर जो है वो कंबाइन होकर कोई स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें तो एक कंप्लीट सेल भी नहीं होता। इनके अंदर आपको क्या मिलेगा? इनके अंदर कोई भी आपको जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो न्यूक्लियस की फॉर्म में नहीं मिलेगा। इनमें सिर्फ और सिर्फ आइदर या तो डीएनए होगा या आरएनए स्ट्रैंड्स होंगे। इनके अंदर कुछ आउटसाइड कोटिंग्स होती हैं जो कि इनके प्रोटेक्टिव कोट्स होते हैं, जो प्रोटीन बेस्ड होते हैं, सही है। इसके साथ इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन पैटर्न होगा वो हमेशा इनसाइड द होस्ट सेल होगा, यानी कि सेल की बॉडी के अंदर होंगे तब ये रेप्लिकेट करेंगे। क्योंकि इनकी जो नेचर है वो कैसी है, ये होते हैं नॉन सेलुलर, इसलिए हमने इनको किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं किया। तो ये हमारे पास जो वो अलग से स्टडी किए जाते हैं जितने भी वायरसेस होते हैं, सही है। और पैरासाइटिक इन नेचर होते हैं, यानी हमेशा ये अपने होस्ट सेल को जो है वो हार्म पहुँचाते हैं, उनको नुकसान पहुँचाते हैं। इनसे हम मल्टीपल टाइप की डिजीज़ कॉज होती हैं, जैसे कि आपके पास कुछ बुक में मेंशन हुई हुई है। प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं और बैक्टीरिया में भी होते हैं। तो इनके अंदर हमारे पास कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं? प्लांट में होते हैं टोबैको मोज़ेक डिजीज़ कॉज करवाते हैं, एनिमल्स में होते हैं तो कोल्ड फ्लू, डेंगी, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, ईटीसी एक्सेट्रा, सही है। इसी के साथ साथ नीचे एक बोर्ड में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि इनकी फर्दर भी टाइप्स होती हैं, जैसे वायरॉइड्स होते हैं, प्रायोन्स होते हैं। ये भी हमारे पास कुछ
मॉलिक्यूलर टाइप्स होती हैं जो कि वायरस से भी ज़्यादा और सिंप्लीफाइड टाइप्स होती हैं, और इन टाइप्स को भी हम जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं रखते। नेक्स्ट फिर अब हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है? देखिए, बाई का मतलब होता है टू और नोमियल का मतलब होता है नेमिंग। नोमेनक्लेचर इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम। तो ये ऐसा सिस्टम है जिसमें हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को उनकी जीनस और स्पीशी को देखते हुए बायोलॉजिकल नेम्स असाइन करते हैं। और ये सिस्टम इन्वेंट किया गया था, इसे बनाया गया था एक साइंटिस्ट ने। उस साइंटिस्ट का नाम था कार्लस लिनियस, जो कि स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे, यानी कि नेचर को स्टडी करते थे, बायोलॉजिस्ट भी थे ये, ठीक है। तो इन्होंने इस सिस्टम को इन्वेंट किया था, और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें क्या फ़ायदा होता है कि इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि एक ही हमारे पास अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग लैंग्वेजेस में हम उसको अलग अलग तरीके से उसके नेम्स रखते हैं। जैसे कि फॉर सपोज़ यहाँ बुक में मेंशन हुआ है कि हमारे पास जो प्याज होता है उसको हम उर्दू में प्याज कहते हैं, अनियन उसको इंग्लिश में कहते हैं, अदर रीजन्स में उसको जो होते हैं बेजल भी बोलते हैं, और डिफरेंट नेम्स होते हैं। तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो अब उस कन्फ्यूजन को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं? तो अगर हमें बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है तो हम उसको उसके बायोलॉजिकल नेम से डिनोट करेंगे। तो बायोलॉजिकल नेम तमाम लैंग्वेजेस में सेम होते हैं, और वो उनकी जेनस और स्पीशी को देखते हुए रखे जाते हैं। इनको रखने के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं, उनके ज़रिए हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल नेम असाइन करते हैं। पेज नंबर है आपके पास 41 बुक का, इसके अंदर बायोलॉजिकल नेम जो है वो दिए हुए हैं, और साथ में उनकी कॉमन एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। तो बायोलॉजिकल नेम हमारे पास किस किस के दिए हुए हैं और कौन से कॉमन एग्जांपल्स है? सबसे पहले है अनियन प्लांट, इसका बायोलॉजिकल नेम होता है एलम सीपा। नेक्स्ट फिर हमारे पास है मैंगो प्लांट, उसका बायोलॉजिकल नेम होता है मैग्नीफिरा इंडिका। नीम प्लांट होता है ऐसे एजा ड्रिकेटा इंडिका। नेक्स्ट एनिमल है फ्रॉग, उसका नाम है रेना टाइग्रीना। कैट को बोलते हैं फेलस कैटस। हाउस फ्लाई जो होती है हमारे पास घर में मक्खियाँ, उनको बोलते हैं मोस्का डोमेस्टिका। ये एग्जांपल्स थी बुक में, जो एग्जांपल्स अभी दी हुई हैं आपको, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो काइंडली इनको भी मेमोराइज कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट पे हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके 4 प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर आप जो है बायोलॉजिकल नेम असाइन कर रहे हैं तो इसको इटैलिसाइज्ड प्रिंटेड वे में आपने जो है राइट करना है, यानी कि इसको हम जो है वो टिल्ट वे में लिखते हैं। हैंड रिटन अगर जो होता है ये, तो उसको हम अंडरलाइन और टिल्ट वे में लिखते हैं, जिसको इटैलिसाइज्ड पैटर्न कहते हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास होता है कि जो फर्स्ट वर्ड होता है बायोलॉजिकल नेम का वो जेनेरिक होता है, और उसको हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे होमो सैपियंस की एग्जांपल दी है, तो इसमें आप होमो का जो एच है वो देखिएगा कैपिटल है, ठीक है। सेकंड टर्म जो होती है वो स्पीशीज़ से लेते हैं, जो कि कभी भी कैपिटल नहीं होगा, हमेशा उसको स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट फिर थर्ड प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमारे पास जो भी साइंटिफिक नेम होता है, तो हमारे पास जो भी साइंटिफिक नेमिंग होगी, हम उसको अगर फर्स्ट टाइम कहीं किसी पैराग्राफ में मेंशन कर रहे हैं तो हम उसे उसकी पूरी फुल फॉर्म लिखेंगे। लेकिन अगर वही बायोलॉजिकल नेम बार बार रिपीट हो रहा है तो देन वी विल नॉट राइट द फुल नेम। हम क्या करते हैं, हम जो पहला वाला वर्ड होता है जो कि हमने जेनेरिक वर्ड था, जो कि हमने जीन से एक्सट्रैक्ट किया है, उसे हम जो है वो एब्रीवेट करके उसका सिर्फ एक लेटर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है रोज़ा इंडिका, तो इसमें हम आर इंडिका लिख सकते हैं अगर एक ही पैराग्राफ में एक ऑर्गेनिज्म की, एक स्पीशी की बार बार बात हो रही है। नेक्स्ट फिर पॉइंट लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है? अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि कुछ साइंटिस्ट जो होते हैं उनके जो नेम्स होते हैं उनका लेटर, फर्स्ट लेटर जो होता है वो भी बायोलॉजिकल नेम्स के साथ लिखा जाता है कहीं कहीं, क्योंकि वो जो स्पीशी होता है या जो उसका जो नेम होता है वो उस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया होता है। तो कहीं कहीं उन स्पीशीज़ के जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं उनके एंड में एक लेटर लिखा जाता है, उस साइंटिस्ट के नेम का फर्स्ट लेटर लिखा जाता है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है मैग्नीफिरा इंडिका एल। एल स्टैंड फॉर लिनियस, जो कि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस नेम को डिस्कवर किया था। यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हो चुके हैं ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो व्हाट इज़ मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और उनके दरमियान जो डाइवर्सिटीज़ हैं उनको प्रिजर्व करना, उनको बचाना, उनको सेव करना, उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जहाँ पे उन्हें कोई ख़तरा ना हो। क्योंकि एज़ वी ऑल नो दैट कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है वैसे वैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, वैसे वैसे वेदर चेंज हो रहा है, तो हर रीजन के हिसाब से हमारे पास डिफरेंट टाइप के एनिमल्स और डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं।
तो अगर वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उन प्लांट्स और एनिमल्स के लिए वहाँ पे सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब वो क्या चीज़ होती हैं जो कहीं किसी भी एरिया का क्लाइमेट को चेंज कर देती हैं, तो उसमें हमारे पास जो है वो डिफॉरेस्टेशन आ जाती है, ओवर ग्रेजिंग आती है, सॉइल एरोजन आता है, सैलिनिटी आती है, वाटर लॉगिंग आ जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि कहीं किसी भी एरिया के किसी भी रीजन के बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो दिस आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, यानी कि हम अपने जो स्पीशीज़ हैं उनको एक स्पेसिफिक हैबिटाट में अगर वो रहते हैं तो वहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें कि वो हेल्दी वे में वहाँ पे अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकें। अब ऐसा क्यों ज़रूरी है, हम क्यों कंज़र्व कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को? बायोडाइवर्सिटी को कंज़र्व करना इसलिए ज़रूरी है कि ये हमारी रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है। हम अगर ज़िंदा हैं तो हमारी डिपेंडेंसी है वो एनिमल्स पे भी है, वो प्लांट्स पे भी है। तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उन एनिमल्स और उन प्लांट्स को जो कि एक स्पेसिफिक हैबिटाट में रह रहे हैं उनको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें कि वो वहाँ पे ईज़िली अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकें, ठीक है। तो अगर वो नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, वो उस जगह से ख़त्म होते जाएंगे और फिर हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे और जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे पड़ेगा, जिसमें हमारे प्लांट्स आ जाते हैं, फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आ जाती हैं, हमारे एनिमल्स आते हैं जिसमें फार्मिंग एनिमल्स आ जाते हैं, डेयरी एनिमल्स आ जाते हैं। तो ये सब कुछ जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जहाँ बायोडाइवर्सिटी सस्टेन्ड है, ठीक है। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स जो कि आप लोग इसको सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं एसोसिएटेड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, के क्या ऐसी हमारे मुल्क में मिसमैनेजमेंट से जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी इन डेंजर है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ टॉपिक विच इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन कॉजेज़ एंड इट्स इफ़ेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो डिफॉरेस्टेशन का ये मतलब होता है कि हम अपने मुल्क से, अपनी कंट्री से फ़ॉरेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं। अब अगर हम उन फॉरेस्ट को ख़त्म करना शुरू करेंगे दैट मीन्स कि हम पॉल्यूशन इंक्रीज़ कर रहे हैं, हम एनिमल्स का जो फूड है, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका शेल्टर हम उनसे छीन रहे हैं। इसके अलावा हम जो है दूसरे एनिमल्स जो कि हर्बीवोरस हैं हम उनसे उनका फूड छीन रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन करके हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन को इंक्रीज़ कर। डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज़ क्या हैं, वाई वी आर कटिंग ट्रीज़ एंड प्लांट्स। तो इसका मेन कॉज जो होता है वो होती है ओवर पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, यानी कि हमारे पास जो है वो हमें इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ को ग्रो करवाना है और हमारे पास जो है वो लैंड एरिया कम पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन लोड को कम करने के लिए और फैक्ट्रीज़ को ग्रो करवाने के लिए फॉरेस्ट को कट करना शुरू कर देंगे, जो कि चीज़ हमारे पास डिफॉरेस्टेशन बन जाती है, सही है। तो इसका फिर हमारे पास क्या क्या इफ़ेक्ट्स होंगे डिफॉरेस्टेशन के, एज़ वी ऑल नो, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन एनवायरनमेंट बढ़ जाएगा जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर हाई होगा और ओवरऑल क्या हो जाएगा, अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर हाई हो जाएगा जिसकी वजह से ग्लेशियर के मेल्टिंग होने के चांसेस बढ़ेंगे जो कि बाद में फ्लड कॉज करवा सकता है। नेक्स्ट वी हैव इंडेंजर स्पीशीज़। इंडेंजर स्पीशीज़ क्या होती हैं, इंडेंजर स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो इन डेंजर होती हैं, जो एक्सटिंक्ट पर होती हैं, यानी कि अगर उन स्पीशीज़ को नहीं देखा गया तो वो क्या हो सकती हैं, इस दुनिया से ख़त्म हो सकती हैं क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम रह चुकी है, यानी कि उनको उनका फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं मिला और वो इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं हो सके। तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन कम होती जा रही है और एक पॉइंट ऐसा आ सकता है कि वो बिल्कुल इस दुनिया से ख़त्म हो जाए। तो इस तरह की स्पीशीज़ को हम कहते हैं इंडेंजर स्पीशीज़, ठीक है। तो इनको भी हम जो है वो नेशनल प्लान या जो गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ होती हैं उनको देखते हुए इनको भी हम बचा सकते हैं, इनको इंडेंजर कैटेगरी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे इस चैप्टर की जो है वो तमाम चीज़ें हमने कर ली कवर। नेक्स्ट अब हमारे पास जो है वो एक चीज़ रह जाती है, वो है हमारे MCQ सेक्शन और हमारा फिल इन द ब्लैंक सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको भी जल्दी से। तो सबसे पहला MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो अभी हमने बात की कि हम जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल नेम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, जो दोनों वर्ड्स होंगे उनको इटैलिसाइज यानी इटैलिक में लिखेंगे और पहला वर्ड जो होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सबसे पहला ऑप्शन होबेरा बस्टर्ड, ये जो है ब्रासिका प्लांट का नाम है और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मिसमैच। मिसमैच को आपने सिलेक्ट करना है, तो इसमें मिसमैच क्या होगा, एनिमेलिया अमीबा। अमीबा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और हम इसको जो है वो किंगडम प्रोकैरियोट्स में या किंगडम मोनेरा में रखते हैं। अब यहाँ पे एनिमेलिया जो है वो ये क्या है, मिसमैच है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, आइडेंटिफाइड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्लासिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को कैसे हम क्लासीफाई करते हैं, तो सबसे पहले किंगडम होता है, देन फाइलम, देन क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जेनस एंड स्पीशीज़। तो यहाँ ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा।
ऑल आर इन्वॉल्व इन क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट का मतलब है कि हम क्लासिफिकेशन जो हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं उनमें ये इतना इसको हम जो है वो नहीं कंसीडर करते, बाकी चीज़ों को कंसीडर करते हैं। तो जिसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, हमारे पास आता है एनालोगस बिहेवियर, होमोलोगस स्ट्रक्चर, साइटोलॉजी और जेनेटिक्स। तो हम जो है वो जेनेटिक्स को इतना ज़्यादा जो है वो नहीं कंसीडर करते, हम साइटोलॉजी, होमोलोगस स्ट्रक्चर, एनालोगस स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है इन द टैक्सोनॉमिक हायरार्की चूज द टर्म विच इनकम्पोजेस ऑल अदर इन द लिस्ट। यानी कि हम सबसे बड़ी यूनिट को कंसीडर करेंगे जो कि यानी कि सबसे बड़ी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन चारों में कौन सी है, तो वो हमारे पास है क्लास। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किंगडम मेटाफाइटा इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट किंगडम मेटाफाइटा हमारे पास क्या होता है, किंगडम मेटाफाइटा हमारे पास होता है किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी में हम जो है वो एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म को रखेंगे, बट एल्गी या एल्गा जो है वो हमारे दूसरे ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इन 5 किंगडम सिस्टम वायरस प्लेस्ड इन, तो वायरस किसी भी किंगडम से बिलोंग नहीं करता क्योंकि वो ए सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट है। तो ऑप्शन डी ठीक होगा, नॉन ऑफ दिस। नेक्स्ट फिर हमारे पास है बायोलॉजिकल नेम ऑफ कैट इज़ फीलस कैटस। ऑप्शन ए ठीक होगा। मेंबर ऑफ विच किंगडम हैव सेल वॉल एंड आर हीटरोट्रॉफिक। तो हमारे पास कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हीटरोट्रॉफिक होते हैं, वो होते हैं हमारे पास फंगाई। बायोडाइवर्सिटी इज अफेक्टेड विद पॉपुलेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर हंटिंग। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी पॉल्यूशन से भी अफेक्टेड होती है, डिफॉरेस्टेशन से भी अफेक्टेड होती है, ओवर हंटिंग से भी अफेक्टेड होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ठीक होगा, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट वी है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो सबसे पहले जो ब्लैंक होगी इसमें हम लिखेंगे बायोडाइवर्सिटी, डिग्री ऑफ वेरिएशन विद इन और अमंग द स्पीशीज एग्जिस्ट ऑन डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट पे हमारे पास है डैश स्पीशीज आर गिवन साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल स्पीशीज आर गिवन साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट फिर हमारे पास है होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैव डिफरेंट फंक्शंस फिजियोलॉजी बट हैविंग सिमिलर इंटरनल आर्किटेक्ट। साइंस, तो इसमें क्या आएगा, होमोलोगस स्ट्रक्चर। साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। मोस्ट प्रोटिस्ट आर डैश इक्वेटिक, डैश आर द क्लोरोफिलस एंड एब्जॉर्प्टिव लिविंग ऑर्गेनिज्म, फंगाई, डैश इज नॉन सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट, वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑप्शन में आएगा वायरस। साइंटिफिक नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड बी डैश व्हेन प्रिंटेड, इटैलिक। Cutting down of trees called deforestation. Animal which are at the risk of extinction is in future called endangered. तो यहाँ हो गई हमारी आज की वीडियो एंड हमारे इस चैप्टर के साथ, जो कि चैप्टर नंबर 3। तो होप आपको आ गया होगा सब कुछ समझ। तो काइंडली मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।